सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी. माय नेम इज आशिफ एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर एट एन अकेडमी इन नीट यूजी कैटेगरी. सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वो भी होगा हमारा एनसीईआरटी की हेल्प से वन शॉट में. चैप्टर काफी ज्यादा आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, करने में काफी ज्यादा मजा आएगा. तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. ठीक है, तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बाकी के लेक्चर्स भी देख लेना, आपको मिल जाएंगे चैनल पे. आप एक बार सब्सक्राइब करो, सारी की सारी वीडियोस देखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं लेक्चर्स. ठीक है, तो चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्या होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में? हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में काम करती है, और हमारे जो बॉडी का कंट्रोल सेंटर है वो होता है ब्रेन. ठीक है, लेकिन ब्रेन के अलावा भी काफी कुछ चीजें होती हैं जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कंट्रोल होते हैं. यहाँ पर हमारी बॉडी में दो तरीके के कंट्रोल होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल या न्यूरल कंट्रोल, दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से. वन बाय वन करके सारी चीजें समझते चलेंगे. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम हर एक चीज को समझते चलेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो वर्ड का मीनिंग समझते हैं. न्यूरल वर्ड जो आता है इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, या यूं कहें जो सेल है, नर्व सेल या न्यूरॉन, उसके हेल्प से हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है. अभी हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलजुल के इस तरीके से काम करें कि ओवरऑल एक फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो रहा हो. When two or more than two organs work together in such a way that they both or they multiple organs help each other to perform a particular function. ठीक है, जैसे कि अभी हम एग्जांपल भी इसका समझेंगे. आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. हो सकता है आप जिम में गए हो सकता है आप रनिंग कर रहे हो सकता है आप योगा कर रहे हो. ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपको पता है फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब एनर्जी की डिमांड आपकी बढ़ चुकी है. अब आप जानते हो कि एनर्जी की डिमांड बढ़ चुकी है, तो एनर्जी कहाँ बनती है? रेस्पिरेशन में हो बनती है. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो भी बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी. अब आपको पता है रेस्पिरेशन के अंदर हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन कहां से आएगा? ऑक्सीजन आता है सर हमारी ब्रीदिंग से. तो इसका मतलब है जो ब्रीदिंग रेट है वो भी हमारी बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो पहुंचना चाहिए कहां पर? सेल्स के अंदर. तो इसका मतलब ब्लड की हेल्प से जाएगा, तो जो हमारा ब्लड है वो भी तो फास्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी फास्ट हो जाएगा. इसका मतलब है हार्ट का जो मैकेनिज्म है वो भी फास्ट हो जाएगा. अब आपको पता है ब्लड ज्यादा फ्लो होगा तो किडनी हेल्प करती है ब्लड को फिल्टर करने में, तो किडनी के अंदर भी ज्यादा जाएगा तो किडनी का भी काम बढ़ गया. ठीक है, इसका मतलब है हमारे लंग्स और किडनी का भी काम बढ़ गया. अब आप एक चीज सोचो कि आपको सिर्फ एनर्जी ज्यादा बनाने की जब जरूरत पड़ी तो इन सारे के सारे ऑर्गन्स का काम बढ़ चुका है. यहां पर लंग्स का काम बढ़ गया, ब्लड का या हार्ट का काम बढ़ गया, किडनी का काम बढ़ गया. ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं. तो सारे मिलजुल करके काम कर रहे हैं. क्यों? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके और आप उस फिजिकल एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इट इज अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन. ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो गया जहां पर मल्टीपल ऑर्गन्स आपस में मिलकर के एक काम को करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आई होप यहां तक हमें बात समझ में आ गई होगी. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय हेल्पिंग वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करके. चलिए, अब ये क्यों करते हैं? हमारी बॉडी का एक नेचर होता है जिसमें बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स रखने की कोशिश करती है. हो सकता है उसका फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन कर रही हो सकता है वो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रही हो सकता है वो आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर रही हो. तो बॉडी के इस इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स करने की या मेंटेन करने की टेंडेंसी को कहा जाता है होम्योस्टेसिस. क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस. ठीक है, तो जो अलग अलग ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के जो फंक्शंस हैं
वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करने चाहिए ताकि होम्योस्टेसिस हो पाए। हमारी बॉडी के बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर का एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, एक फिक्स आयंस का कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक फिक्स सोल्यूट का कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी को फिक्स करने के लिए हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है वो होती है होम्योस्टेसिस। आई होप यहां तक चीजें हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूरल वर्ड इज रिलेटेड टू नर्व और नर्वस सिस्टम। इसको हम न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो जो न्यूरल सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ये किसका बना होता है? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनको कहा जाता है नर्व सेल या न्यूरॉन्स, उनका बना होता है और ये काफी ज्यादा क्विक होती है। तो न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स या इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स, और ये जो एक्शन होता है इसका काफी ज्यादा क्विक होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है। जबकि दूसरा वाला सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बनता है। किससे बनता है? बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बनता है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है क्या करती है? ये हार्मोन्स रिलीज करती है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन में जाते हैं और वहां पर अपने फंक्शन को दिखाते हैं, अपने इफेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन होता है वो होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। तो हॉर्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन इनका एक्शन काफी ज्यादा लेट होता है, देर से होता है, धीरे होता है। जबकि नर्वस का जो फंक्शन है या न्यूरल जो फंक्शन है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, क्विक होता है। ठीक है, समझ में आ गए? तो इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, ये वाला एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम के बारे में डिटेल से। तो ये हमारा एनसीईआरटी के यहाँ पर लाइन बाय लाइन चीजें हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम जानते हैं कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर इन्फ्लुएंस। मान लीजिए हमारे ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऐसे हैं जो आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। जैसा भी हमने देखा इन द केस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलजुल करके काम करने लग गए ताकि आपको क्या मिल पाए? एनर्जी मिल पाए। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स जब एक साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। चलिए वन बाय वन करके चीजों को हम समझते चलेंगे। यहां पर देखिए, मान लीजिए दो या दो से ज्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि होम्योस्टेसिस हो सके, आपकी बॉडी का जो इंटरनल बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो आपका मेंटेन रह सके। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हेल्प करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वहां पर जो एनर्जी की डिमांड है वो जब इंक्रीज होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है और आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। और इसको परफॉर्म करने के लिए आपको हार्ट को क्या करना पड़ेगा? फास्ट बीट करना पड़ेगा ताकि ब्लड जो है जल्दी जल्दी पहुंच पाए, ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जल्दी जल्दी पहुंच पाए। और ऑक्सीजन बाहर से लाने का काम लंग्स का होता है, तो लंग्स भी जल्दी जल्दी क्या करने लग जाता है? फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है। तो यहाँ पर हार्ट बीट से क्या ब्लड फ्लो हो गया तेज, और इसके अलावा जो आपका लंग्स है, जो किडनी है, वो भी फास्ट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। आई होप यहां तक हमें बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपकी फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप होती है सारी की सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएगी। आपके जो नर्व्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, लंग्स का फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा, किडनी का फंक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखो जितने भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, किडनी है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग योर फिजिकल एक्सरसाइज। आई होप यहां तक बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है? दो सिस्टम। एक तो है न्यूरल सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। राइट, चलिए, ताकि हमारे सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो सिंक्रोनाइज्ड वे में, सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर हो सके। आई होप ये पहला पेज जो है हमारा एनसीईआरटी का वो क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अब हम।
अब हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की, जो हम ऑलरेडी नोट्स के अंदर तो समझ चुके थे। देखो, न्यूरल सिस्टम जो है ये आपको एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक क्विक कोऑर्डिनेशन हो सके। मान लीजिए कि मेरी स्किन के ऊपर किसी ने पिन चुभो दी। क्या चुभो दी? पिन चुभो दी। अब मेरा हाथ तुरंत हटेगा वहां से, टाइम थोड़ी लगाएगा कि हाँ अभी तो पिन चुभी है, देखेंगे थोड़ी देर बाद में क्या होता है। मान लीजिए कि आप किसी एक बाइक के पास खड़े हो, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। मान लीजिए मेरे पापा ने क्या है, बाइक ला करके खड़ी करी थी। अब क्या हुआ, मैं उस टाइम पे नेकर पहन के रखता था, 3/4 था ना, तो वहां पे मैं जाकर के बाइक के पास खड़ा हुआ। अब जो मेरा पैर था, पीछे वाला हिस्सा, लेग जो था, काफ जिसको बोलते हैं हम, वो टच हो गया उस साइलेंसर के ऊपर, और पूरी की पूरी स्किन मेरी जल गई थी। लेकिन मैंने बहुत जल्दी हाथ हटाया था, लेकिन पैर हटा लिया था, लेकिन तब भी स्किन जल गई थी। कई बार प्रेस से जल जाता है, कई बार चाय वगैरह कुछ बना रहे हो तो उससे जल जाता है, कई बार स्टीम से जल जाता है ना। तो लेकिन बॉडी हमारी वहां पर क्या करती है, क्विक एक्शन करती है, तुरंत हम हाथ उठा लेते हैं, या बॉडी ऑर्गन वो जो टच कर रहा है हार्मफुल जगह को, तो वहां से भी हमारा हाथ या बॉडी ऑर्गन हट जाता है। वो काफी ज्यादा क्विक होता है। क्यों? क्यों? अगर क्विक नहीं होगा तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं वहां पर। ठीक है ना। चलिए, तो इस चैप्टर के हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये एक केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, और वो ग्लैंड्स क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है, जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स का, और मैकेनिज्म समझेंगे, किस तरीके से न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, नर्व्स इंपल्स किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, इंपल्स कंडक्शन क्या होता है एक सिनेप्स के जरिए। सिनेप्स का भी हम समझेंगे, अभी सिर्फ नाम देख लो आप, सिनेप्स में आगे बताऊंगा क्या होता है ना। बेसिकली इट इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो नर्व सेल के बीच के गैप को सिनेप्स कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं हम न्यूरल सिस्टम पे। बात आती है न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो सर ये बना किसका होता है? न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है, जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल। तो इसके अंदर जो इसकी यूनिट है वो नर्व सेल होती है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स भी आते हैं इवन, और बहुत सारे ऑर्गन्स भी आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, न्यूरल सिस्टम एनिमल्स में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है, और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को कहा जाता है न्यूरॉन्स। ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करती है। ठीक है। चलिए, अब ये जो न्यूरॉन्स होती है, इसकी खास बात क्या होती है, ये अलग अलग स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकती है, उसको रिसीव कर सकती है, और उसको ट्रांसमिट भी कर सकती है आगे। अब ये स्टिमुलस क्या है, हमारी बॉडी के बाहर कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर चेंज आ जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, तो वो स्टिमुलस क्या है, वहां पर हीट जो है, टेम्परेचर जो है, ये एक स्टिमुलस है। ठीक है। तो आप अपने हाथ को हटा लोगे, ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस हीट था, और आपने जो रिस्पॉन्स दिखाया वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स हो गया, जिसमें आपने हाथ को पीछे किया। तो अलग अलग स्टिमुलस जो हमारी बॉडी को रिसीव होते हैं, वो रिसीव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नर्व्स के द्वारा। नर्व्स क्या कर सकती है, नर्व्स डिटेक्ट भी कर सकती है। न्यूरॉन या नर्व, जब भी नर्व बोलूंगा न्यूरॉन का मतलब समझ लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल। तो ये पहली चीज तो क्या करेगी, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हैं उसको डिटेक्ट कर सकती है, उसको रिसीव कर सकती है, और उसको आगे ट्रांसमिट भी कर सकती है। कौन? नर्व सेल या न्यूरॉन। अब देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये न्यूरल सिस्टम है, ये अलग अलग होता है, क्योंकि हमने देखा है कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ तो सिंपल होते हैं, कुछ मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के जैसे। तो यहाँ पर देखो, न्यूरल सिस्टम काफी ज्यादा सिंपल होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। अगर हम हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा के अंदर सिर्फ कुछ नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, वहां पर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं, जैसे हमारे केस में ब्रेन है। यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ न्यूरॉन का एक नेटवर्क है, जो कि एक सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। न्यूरल सिस्टम इंसेक्ट के अंदर थोड़ा सा बेटर है, जहां पर ब्रेन प्रेजेंट है, और ब्रेन के साथ में कुछ नंबर ऑफ गेंगलिया भी है, राइट, और कुछ न्यूरल टिश्यू भी है। जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर और ज्यादा डेवलप्ड होता है, और उसमें भी मेमल्स के अंदर, और उसमें भी ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड क्या होता है, न्यूरल सिस्टम होता है। तो अभी हम आगे चल करके समझने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। यहां तक आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, या इसका एक और नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसका एक और नाम क्या है, ह्यूमन नर्वस। पीछे वाली स्लाइड आ गई, चलिए यहां पर लिख देता हूं,
ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हमें नाम से पता चल रहा है ये एक सिस्टम है, यानी ऑर्गन सिस्टम है। इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स आने वाले हैं। आगे हम समझेंगे कि मल्टीपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहां पर हम लिख देते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम HNS। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं यहां पर, जैसे आप देख पा रहे हो। एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहां पर लिख देता हूं, पहला क्या हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये फ्लो चार्ट में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आगे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब देखो पहले तो नाम का मीनिंग समझते हैं इसका हम। सेंट्रल, बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, मतलब अगर हमारे बॉडी को दो हिस्से करें तो बीच में ही तो है ना, ये ऊपर तो है लेकिन बॉडी के तो बीच वाला पार्ट है ना, ऐसे। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है ये बॉडी के किस पार्ट पे है, सेंट्रल पार्ट पे है। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका ब्रेन और एक इसमें आ जाता है स्पाइनल कोड। क्या आ जाएगा, स्पाइनल कोड, क्योंकि स्पाइनल कोड भी बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे, यहां से सेंटर स्टार्ट हो रहा है बीच में। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है स्पाइनल कोड, तो ये भी कहां है बीच में है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। सीएनएस के अंदर देखो क्या क्या है, यहां पर देखो सीएनएस के अंदर क्या क्या आ गया। सीएनएस में आ गया ब्रेन और एक और क्या आ गया भाई सर, एक आ गया स्पाइनल कोड। ये दो चीजें आ गई आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जहां से आपकी जो पूरी बॉडी है वो कंट्रोल होती है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, चलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी यूं कहें स्केलेटल एक्टिविटीज होती है, मसल्स वाली एक्टिविटीज होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कराता है, ब्रेन कराता है। ठीक है भाई, आगे देखो जो पीएनएस है, पीएनएस किससे बना होगा, नर्व से बना होगा। अब देखो यहां पर दो चीजें आप समझना, ये जो ब्रेन है इससे कुछ नर्व्स निकलती है, उससे कुछ क्या 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 निकलती है, नर्व्स निकलती है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। क्या कहा जाएगा बेटा, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम नंबर की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स के नंबर होते हैं 12 पेयर्स। पेयर्स की फॉर्म में होते हैं 12 पेयर्स नर्व्स निकलती है ब्रेन से, जिसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। वहीं पर स्पाइनल कोड से भी कुछ नर्व्स निकलती है, इन स्पाइनल कोड वाली नर्व्स को कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। नाम से पता चल रहा है स्पाइनल, स्पाइनल, स्पाइनल कोड से निकलेगी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के नंबर होते हैं 31 पेयर, 31 पेयर्स। ठीक है, तो ये जो दोनों नर्व्स निकली है हमारे ब्रेन से, 12 पेयर की नर्व्स निकल रही है साइड में, हमारे स्पाइनल कोड के अंदर स्पाइनल कोड से नर्व्स निकल रही है साइडों में कितनी, 31 पेयर। तो नर्व्स निकल रही है साइड्स के अंदर, यही पेरिफेरल पार्ट पे जा रही है। तो ये दोनों नर्व्स मिलकर के बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखो यहां पर किससे मिलकर के बना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो पीएनएस कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स of the body associated with the CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इन दोनों से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो सभी नर्व्स आती है पीएनएस के अंदर। ठीक है, अब ये जो नर्व्स हैं ये दो टाइप की होती है। एक होती है एफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर वो होती है जो आपकी सेंसरी ऑर्गन के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी हॉट ऑब्जेक्ट ने टच किया, तो ये जो सेंस ऑर्गन है स्किन हमारी, उसके अंदर एक नर्व होती है सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेकर के जाती है, जब तब हमें पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ ना कुछ गर्म ऑब्जेक्ट जो है वो टच हुआ है। क्लियर यहां तक बात। अब ये तो मैसेज हमारी ले गई ब्रेन तक, अब हमें हाथ हटाना भी है वहां से। मान लीजिए कुछ हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ तो हाथ तो हटाओगे, ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होगी, ब्रेन को लगेगा कि ये चीज तो हार्मफुल है। अगर तुरंत हाथ हटाया नहीं गया या जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है, उसको हटाया नहीं गया तो ब्रेन क्या करता है, मैसेज देता है एक दूसरी नर्व को। उस नर्व का नाम है मोटर नर्व या फिर इफरेंट नर्व। वो इफरेंट नर्व क्या करेगी, उस मसल्स के अंदर जाएगी जिसको हम बोलते हैं इफेक्टर, और अपना हाथ क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो दो नर्व यहां पर काम करी, एक नर्व जो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेकर के गई ब्रेन में, उसको हमने बोला एफरेंट नर्व या फिर सेंसरी नर्व, और दूसरी नर्व जो ब्रेन से मैसेज को लेकर के गई इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर ऑर्गन ने रेस्पॉन्स शो किया। क्लियर यहां तक बात। चलिए, तो दूसरे वाले को हम बोलते हैं इफरेंट फाइबर या इफरेंट नर्व या मोटर नर्व। ठीक है,
यहां तक हमें बात समझ में आ गई है? जी हाँ सर, आ गई है। ठीक है, तो पीएनएस के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स मिलकर के क्या बनाती है हमारे पीएनएस को? क्या बोलेंगे हम? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, पहली कौन सी है? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल, क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व्स। किसका बना होता है ये? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स का। और क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के अंदर जो नर्व्स हैं वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है एफरेंट फाइबर या सेंसरी नर्व, दूसरी होती है इफरेंट फाइबर या मोटर नर्व। अब इन दोनों के बीच में भी एक होती है एसोसिएटेड या इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन, जिसको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। आगे हम उसको समझेंगे, डोंट वरी। चलिए, अब यहां पर देखो, यहां पर नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक हो गया एफरेंट फाइबर, दूसरा हो गया इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर को हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोल देते हैं। ये क्या करता है? हमारे ऑर्गन से, टिश्यू से या सेंसरी पार्ट से मैसेज को लेके जाता है हमारे सीएनएस तक। देखो, इट ट्रांसमिट्स इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस। और इफरेंट फाइबर है जिसको हम मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। इफरेंट फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। ये क्या करेगा? ये हमारे ब्रेन या सीएनएस से किसको लेके जाएगा? मैसेज को या नर्व इंपल्स को लेके जाएगा कहां पर? हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। देखो, ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा रेगुलेटरी इंपल्स, ताकि हमारे बॉडी का ऑर्गन रेगुलेट हो पाए। रेगुलेटरी इंपल्स सीएनएस से कहां तक? पेरिफेरल टिश्यू या पेरिफेरल ऑर्गन तक। यहां तक क्लियर, समझ में आ गई? तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्या होती है क्रेनियल नर्व्स? ब्रेन से निकलने वाली 12 पेयर्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 पेयर्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। आगे पीएनएस को भी दो टाइप्स, जो पीएनएस के नर्व फाइबर्स हैं, उन नर्व फाइबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एफरेंट फाइबर या फिर सेंसरी नर्व्स, जो मैसेज को कैरी करती है सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक, और दूसरा है इफरेंट फाइबर या फिर मोटर न्यूरॉन, जो मैसेज को कैरी करती है फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन या टिश्यू। क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, पीएनएस को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसको हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सर इसको भी तो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। पीएनएस, देखो यहां पर एक चीज समझना, पीछे जो हमने समझे पीएनएस के नर्व फाइबर को दो टाइप में डिवाइड किया था, एफरेंट फाइबर एंड इफरेंट फाइबर, जिसको हमने मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन भी बोला। लेकिन यहां पर पूरे पीएनएस को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिनमें से पहला है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। सर समझ में आ गई बात? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। क्या है? ऑटोनोमिक, या इसको ऑटोनोमस भी कहा जाता है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब एक चीज समझना है, यहां पर काफी ज्यादा आसान है, आपने समझा पढ़ा होगा ऑटोमेटिक। जब भी हम वर्ड बोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? हम उसको कंट्रोल नहीं करते, वो चीजें अपने आप हो जाती है। जिसको हम कंट्रोल नहीं करते वो अपने आप होती है, उसको ऑटोमेटिक कहा जाता है। जिस इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऑटोमेटिक है लेकिन ये कंट्रोल करने वाली है। अब देखो, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है इसके अंदर क्या आएगा? ये सीएनएस से स्केलेटल मसल्स को नर्व इंपल्स रिलीज करता है। मान लीजिए कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हम चलते हैं, हमारी जो बोन्स है, जो मसल्स है, जो स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई है, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए मैं हाथ घुमा रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं या हिल रहा हूं, ये सारी की सारी स्केलेटल एक्टिविटीज है। तो मेरी बॉडी के अंदर इस स्केलेटल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कौन है? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ऐसी एक्टिविटीज जिसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मान लीजिए मेरी किडनी के अंदर क्या हो रहा है, मेरे लीवर के अंदर क्या हो रहा है, पेनक्रियास के अंदर क्या हो रहा है, स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है मेरी बॉडी के, विसरल ऑर्गन्स मतलब स्मूथ मसल से बनने वाले जो ऑर्गन्स हैं, जिनको मैं वॉलंटियरी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो किसके अंदर आएंगे? वो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आएंगे। जी हाँ, आपने सर बात बता दी, सही है एकदम। तो देखो यहां पर क्या है? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। तो ये क्या करेगा? नर्व इंपल्स को कहां से कहां भेजेगा? भाई ये भेजेगा सीएनएस से लेकर के कहां तक? स्केलेटल सिस्टम तक। ठीक है, ये क्या करेगा? नर्व नर्व इंपल्स को सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां भेजेगा?
स्केलेटल सिस्टम तक, स्केलेटल सिस्टम तक मतलब हमारे स्केलेटन सिस्टम से जो बोन्स जुड़ी हुई है, जो मसल जुड़ी हुई है, उस स्केलेटल सिस्टम तक ये भेजेगा नर्व इंपल्स को। क्लियर इतनी बात। जबकि दूसरा वाला जो है हमारा जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, ये किसके पास भेजेगा? ये नर्व इंपल्स को सेंड करेगा सीएनएस से लेकर के इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स। इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किडनी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लीवर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए आगे। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइज इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब इस ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को भी देखो दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब एक वही स्टार्टिंग में जो हमने एक्सरसाइज वाली बात की थी वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हो गई यहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फिजिकल एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज फास्ट हो जाती है। जैसे कि आपका हार्ट की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, लंग्स की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, किडनी की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी और आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी भी एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या हमने उसको कंट्रोल किया था? क्या वो हमारे हाथ में था? नहीं था सर, वो हमारे हाथ में नहीं था। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन की, जनरली हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। याद कीजिए वो टाइम जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, याद कीजिए वो टाइम जब एग्जाम हॉल के अंदर आप एग्जाम दे रहे होते हो और वो पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो बटता हुआ आता है, उस टाइम पे आपकी क्या हालत होती है। याद कीजिए वो पल जिसके अंदर आपने घर के अंदर कोई गलती कर दी और पकड़े गए हैं, पापा को पता चल गया, मम्मी को पता चल गया कि हमने गलती करी है, उस टाइम पे क्या हालत होती है? याद करो, धक धक स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग आने लग जाती है, ओ भाई साहब डर लग रहा है क्या होगा पता नहीं। ठीक है, उस टाइम पे आपके बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज बढ़ रही है, बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज बढ़ रही है, वो कौन बढ़ा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मान लीजिए कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, है ना, गली से जा रहे थे, कुत्ता पीछे पड़ गया, अब जैसे ही भौंकता भौंकता हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तो जान निकल जाती है कि भाई ये तो काट लेगा आज तो, और इंजेक्शन लग जाएंगे हमारे पूरे के पूरे, मतलब अब तो कम हो गए, पहले 14 इंजेक्शन होते थे। ठीक है, अब क्या करते हो? आप भागते हो, जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू, घर को आए, आप जैसे तैसे अपने घर पे पहुंचते हो और अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हो हाँ बच गया बच गया बच गया। आप सोचो जब आप कितने भी बीमार हो, आप ये मान लो कितने भी बीमार हो, लेकिन कुत्ता पीछे पड़ता है तो भागते हो नहीं? भागते, बच गए, भागते हैं सर, बिल्कुल। तो उस टाइम पे आपको तैयार कौन कर रहा है? आपको कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस टाइम पे तैयार कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप घर पहुंच गए, आपने पानी वानी पिया, आपको समझ आ गया कि चलो बच गए, कुत्ता तो बाहर रह गया, हम बच करके आ गए, उस टाइम पे आपकी बॉडी की एक्टिविटीज नॉर्मल हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, धक धक जो चल रहा था तेज, वो कम हो जाता है। तो उस दौरान ये जो नॉर्मलाइज किया किसने किया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। अब क्योंकि ये आपके हाथ में ही नहीं था, ये तो होना ही था, तो इसलिए किसके अंदर आएगा? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आएगा। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है, इससे ज्यादा जरूरत आई डोंट थिंक पड़ेगी। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सर दो पार्ट में डिवाइडेड है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को बढ़ा देता है डिपेंडिंग अपॉन इमरजेंसी सिचुएशन है या नहीं है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कम कर देता है और दोनों ही केस में हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी ने देखो अलग लिखा हुआ है, विसरल नर्वस सिस्टम। अब आपको पता चल पा रहा है नाम से, विसरल ऑर्गन्स मैंने आपको बताया था स्मूथ मसल्स वाला या स्मूथ ऑर्गन्स वाला ये होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, जो किसका बना हुआ होता है? इसके अंदर काफी ज्यादा नर्व्स होती है, फाइबर्स होती है, गैंग्लियन मतलब गुच्छे, एंड प्लेक्सेस। प्लेक्सेस मतलब नर्व्स का एक ऐसा पार्ट है मान लीजिए जहां पर बहुत सारी नर्व्स आकर के मिलती है और वहां से बाहर निकलती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है प्लेक्सस, जहां पे नर्व्स आकर के क्या बनाती है? नोट बना लेती है, गिठान टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है जहां से आगे बहुत सारी नर्व्स की डायरेक्शन चलती है। ठीक है, प्लेक्सस का मतलब मैं आपको बता रहा था ये। ठीक है, इसके बाद में जो इंपल्स ट्रेवल करती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन तक एंड विसरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो आप ये कह सकते हैं कि विसरल नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स कहां से कहा जाएगी? सर हमारी बॉडी के सीएनएस से कहा जाएगी, सीएनएस से जाएगी विसरल ऑर्गन्स तक एंड विसरल ऑर्गन से जाएगी
कहाँ तक, CNS तक। आई होप ये कहानी हमें इस डायग्राम की या इस पैराग्राफ की समझ में आ चुकी है। जी सर आ चुकी है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है हमारी प्यारी नर्व सेल की या न्यूरॉन की। देखिए हमारा जितना भी सिस्टम चल रहा है, नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ये पूरा का पूरा कंट्रोल होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसे कहा जाता है नर्व सेल या न्यूरॉन। ये नर्व सेल या न्यूरॉन एनसीईआरटी के डायग्राम से समझेंगे, अदरवाइज हम अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि वन शॉट टाइम थोड़ा कम है, तो इसको हम इसी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसके मेन पार्ट में आपको बता देता हूँ। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट से मिलकर के बनती है ये? 3 पार्ट से मिलकर के बनती है सर। सबसे पहला पार्ट जो इसका देख पा रहे हो आप, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। जैसे एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, वैसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करती है? नर्व इंपल्स को या किसी स्टिमुलस को रिसीव करती है, डिटेक्ट करती है और उसको रिसीव करती है, और उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर देती है टू द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जिसको कहा जाता है साइटोन। ये बड़ा वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है साइटोन। साइटोन के अंदर देखो यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, साइड में इसके साइटोप्लाज्म है, क्योंकि एक सेल है तो इसका साइटोप्लाज्म भी है इसके पास, इसका न्यूक्लियस भी है। इसके पास बाकी के जो टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल भी होता है, जिसे कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। सर ये निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर हमने नहीं पढ़ा। निसल्स ग्रेन्यूल्स वो होते हैं जो एक्चुअल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े होते हैं, तो इनके अंदर राइबोसोम्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि निसल्स ग्रेन्यूल जो होता है वो इसके लिए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स का फंक्शन भी क्या हो गया? प्रोटीन बनाने का हो गया। जी सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। पहला पार्ट डेंड्राइट, दूसरा पार्ट साइटोन या सेल बॉडी या सोमा। ठीक है, यहां पर ये लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, देखो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, नेरो इलोंगेटेड पार्ट, इसको कहा जाता है एक्सोन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सोन। एक्सोन के ऊपर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, इसको कहा जाता है श्वान सेल। ये श्वान सेल क्या करती है? एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन या लेयर को सिक्रिएट करती है, जिसे कहा जाता है माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ सारे न्यूरॉन्स के ऊपर नहीं होती है। जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ का रिलीज करेगी श्वान सेल, उन नर्व सेल को कहा जाता है माइलिनेटेड नर्व सेल। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व सेल का काम होता है इंपल्स को या मैसेज को काफी स्पीड से ट्रांसफर करना। तो मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर ज्यादा स्पीड से मैसेजेस को ट्रांसफर कर पाते हैं एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी सेल्स श्वान सेल हो गई, और ये जो इसके ऊपर जो माइलिन शीथ रिलीज हो रही है, ये कौन रिलीज करेगा? कौन रिलीज करेगा भैया? ये रिलीज करेगा श्वान सेल। अब देखिए यहां पर दो सेल्स आपको दिखाई दे रही श्वान सेल्स, इनके बीच का जो पार्ट है उसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। चलिए यहां तक हमें बात समझ में आ गई सर। अब देखो ये जो एक्सोन है, ये आगे चल करके काफी ज्यादा ब्रांचेस बना रहा है, और ये ब्रांच के अंदर एंड हो रहा है। इन ब्रांचेस को कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल, या इसका एक और नाम है जो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एक और नाम है, और इसके एक और नाम को हम क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। क्या कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर नर्व सेल एंड हो रही है, तो इसको कहा जाएगा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। नर्व एंडिंग के लास्ट वाले पार्ट पे आपको एक बल्ब लाइक, एक उभार जैसी स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ये देखो, ये कुछ उभार लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। क्या कहा जाएगा? सिनेप्टिक नोब। नोब का मतलब एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक उभार, और सिनेप्टिक मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि दो न्यूरॉन के बीच का जो हिस्सा है, मान लीजिए इसके आगे भी एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको कहा जाता है सिनेप्स। तो क्योंकि सिनेप्स के पास में है ये, इसलिए इसको कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। तो यहां पर हम लिख देते हैं दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक नोब। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा सिनेप्टिक नोब। अब सिनेप्टिक नोब के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड यहाँ पर वेसाइकल्स होती है, जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेसाइकल। ये अच्छे से समझ लो, आगे की चीज आसान हो जाएगी। सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल एक तरीके से राउंड शेप, राउंड स्ट्रक्चर होती है, जिनके अंदर क्या भरा होता है? यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड केमिकल फील्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं सर? न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं अगर इसके आगे कोई एक और न्यूरॉन हो। मान लीजिए यहां से यहां तक तो इसका मैसेज
या जो वो है इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ से आगे ट्रांसफर करने के लिए बीच में केमिकल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तो केमिकल से आगे जाता है। आगे हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी होता है, केमिकल सिनेप्स भी होता है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर है। ठीक है, तो यहां से अब इसको एनसीईआरटी माता की हेल्प से समझा जाएगा। तो देखो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है भाई, इतनी छोटी है कि हम इसको आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरी चीज, जो हमारी नर्व सेल है, याद कीजिए दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल में से एक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है, काफी ज्यादा पतली है, तो आंखों से दिखाई नहीं देती है जब तक आप माइक्रोस्कोप की हेल्प इसके अंदर ना लो। ठीक है, इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका सेल बॉडी, ये जो मेन पार्ट है जिसके अंदर साइटोन है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, इसको कहा जाता है सेल बॉडी। इसका एक और नाम है साइटोन, और इसका एक और भी नाम है सोमा। सेल बॉडी, साइटोन, सोमा, तीनों इस एक पार्ट के नाम है, जो ब्रॉड पार्ट है, जो मेन पार्ट है, जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। और फिर क्या है सर इसके अंदर डेंड्राइट्स है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, डेंड्राइट्स है। और तीसरा पार्ट जो लंबा सा दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या है? वो है सर एक्सोन। ठीक है, सेल बॉडी क्योंकि इसका मेन पार्ट है, तो इसी के अंदर इसका क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। इसी के अंदर इसका क्या होगा? इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसके अलावा कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर नथिंग बट दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े होते हैं जिसको निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है नर्व सेल के केस में। ठीक है, इसके अलावा देखो ये छोटे छोटे से फाइबर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं हमें, शॉर्ट फाइबर जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं सेल बॉडी से, उनको क्या कहा जाएगा? सर उनको कहा जाएगा डेंड्राइट्स। अब इन डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। यहां पर एक चीज याद रखो, निसल्स ग्रेन्यूल्स ना सिर्फ साइटोन के अंदर बल्कि इनके अंदर डेंड्राइट्स में भी होते हैं, लेकिन एक्सोन में नहीं होते। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोन एज वेल एज डेंड्राइट्स, बट दे आर एब्सेंट इन एक्सोन। एक्सोन के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। चलिए भाई, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहां पर देखो डेंड्राइट जो है ये तो मैसेज को लेके जा रहा था साइटोन की तरफ। एक्सोन क्या करेगा? एक्सोन यहां से इसको आगे ले जाता है, तो एक्सोन का काम क्या हो गया? इट कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। साइटोन से दूर लेकर के जाता है नर्व इंपल्स को। इससे आगे हो सकता है या तो हमारी मसल्स हो, या कोई ग्लैंड हो, या हो सकता है इसके आगे भी एक और न्यूरॉन हो। न्यूरॉन या नर्व सेल आपस में जुड़ी हुई भी होती है। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनेप्स कहा जाता है, जो आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जो एक्सोन है ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके डिस्टल एंड पे दूर जो कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, और उस ब्रांच जो है वो टर्मिनल, जो ब्रांच का टर्मिनल है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है सिनेप्टिक नोब, जो हमने यहां देखा अभी, ये वाला, ये सिनेप्टिक नोब हो गया। एक्सोन आया, एक्सोन ने ब्रांचेस बना ली, और ब्रांच बनाने के बाद में ब्रांच वाली जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिक वेसाइकल, जो मैंने अभी आपको बताया। सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या फिल्स है? स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर बात? एक्सोन का फंक्शन क्या है? एक्सोन आगे नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर भेज देगा, या तो वो सिनेप्स के पास भेज देगा, सिनेप्स मतलब दो नर्व सेल के बीच का गैप, या फिर वो आगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भेज देगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से पता चल रहा है, वो जंक्शन जहां पे न्यूरॉन या नर्व सेल मसल से मिलती है, उन दोनों को जॉइंट को, जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट, अलग अलग न्यूरॉन के अंदर एक्सोन एंड डेंड्राइट का नंबर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो होता है जिसमें एक एक्सोन और एक से ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर यही वाला होता है। इसके अंदर देखो एक एक्सोन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। वन एक्सोन, मल्टीपल डेंड्राइट्स। तो एक एक्सोन और एक से ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, उसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर सेरिब्रल कोर्टेक्स में पाया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ब्रेन की स्ट्रक्चर जब हम समझेंगे। सेरिब्रल कोर्टेक्स है ना, ब्रेन का जो आउटर पार्ट है सेरिब्रल कोर्टेक्स, उसके अंदर ये वाला न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है बाईपोलर न्यूरॉन। आपको ये दिखाई दे रहा है बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या होगा? एक एक्सोन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा। तो इसके अंदर एक एक्सोन और एक डेंड्राइट, तो ये हो गया बाईपोलर। बाईपोलर न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी आईज की रेटिना में।
आईज अगर हम पढ़ते हैं तो वो समझते हैं उसकी रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन होता है, रोड सेल्स, कोन सेल्स प्रेजेंट होती है जो आपको दिन या रात में देखने में हेल्प करती है। अब क्योंकि ये वाला पार्ट हट चुका है तो हम ये इस क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा भाई हमारा मल्टीपोलर हो गया, बायपोलर हो गया, यूनिपोलर। यूनि मतलब एक, इसके अंदर सिर्फ एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सोन होता है। सेल बॉडी सब में है, एक्सोन सब में एक है, लेकिन डेंड्राइट्स के नंबर अलग अलग है। तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ एक एक्सोन होगा और सेल बॉडी होगी और वहां पर डेंड्राइट्स नहीं होते। ये आ गया यूनिपोलर। देखो ये गंजा सा नर्व है, एक एक्सोन हो गया और यहां पर डेंड्राइट्स है ही नहीं। कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि माइलिन शीथ की प्रेजेंस के बेसिस पे भी न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं। एक, अच्छा न्यूरॉन्स नहीं, एक्सोन दो टाइप के होते हैं, क्योंकि एक्सोन के ऊपर श्वान सेल्स है। श्वान सेल्स तो सभी न्यूरॉन के ऊपर होगी, लेकिन कुछ श्वान सेल्स क्या करेगी, कुछ न्यूरॉन के अंदर श्वान सेल्स रिलीज करती है माइलिन शीथ का और कुछ में रिलीज नहीं करती माइलिन शीथ का। तो वो एक्सोन जिसके अंदर श्वान सेल माइलिन रिलीज कर रही है, सिक्रिएट कर रही है, उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सोन, और जिसके अंदर नहीं कर रही उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। देखो ये चीज समझ में आ जाएगी हमें। दो टाइप के एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन एक तो वो एक्सोन जिसमें माइलिन प्रेजेंट होती है और दूसरा होता है नॉन माइलिन जिसमें माइलिन शीथ नहीं रिलीज होती। माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो होते हैं जो श्वान सेल से एनवेलप्ड होते हैं, जो एक माइलिन शीथ को सिक्रिएट करती है एक्सोन की चारों तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, माइलिन शीथ यहां पर कंटिन्यूस नहीं है, माइलिन शीथ में बीच बीच में गैप है, जो मैंने आपको यहां पर बताया था। देखो यहां पर जो ये गैप है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, उसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। यहां तक बात हमें सर समझ में आ गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये गैप हो गया दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, नोड ऑफ रेनवियर हो गया। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां पाए जाएंगे, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के अंदर, जो मैसेज को ज्यादा स्पीड से ट्रांसफर कर पाए। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां पाई जाएगी, स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के अंदर। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां पाया जाएगा, देखो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर भी श्वान सेल्स तो होगी, लेकिन वो माइलिन शीथ को सिक्रिएट नहीं करेगी। याद रखना, श्वान सेल सभी प्रकार के न्यूरॉन्स के अंदर है, लेकिन कुछ कुछ में माइलिन शीथ बनाएगी, कुछ कुछ में माइलिन शीथ नहीं बनाएगी। ठीक है, तो कॉमनली कहां प्रेजेंट होती है ये, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। सर ये नर्व इंपल्स क्या बला है, देखो नर्व इंपल्स को हम समझते हैं, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा आपकी बॉडी के अंदर, मान लीजिए मैंने अभी हॉट ऑब्जेक्ट की बात की थी, मान लीजिए आपकी स्किन ने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो आपकी बॉडी के लिए वो एक क्या है, स्टिमुलस है। वो हीट के अंदर चेंज, टेम्परेचर के अंदर चेंज क्या है, एक स्टिमुलस है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर ऑर्गन है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, जब उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगी, रिसीव करेगी, और वो आपके न्यूरॉन के अंदर आएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। जैसे ही स्टिमुलस टच होती है सेंसरी नर्व के अंदर, वो उसको रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है भाई, चलिए अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स है। जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो वो एक्साइट हो जाती है, एक्साइट होने के बाद में उस मैसेजेस को वो क्या करती है, आगे ट्रांसफर करती है हमारे ब्रेन के अंदर, ताकि हमारे ब्रेन को पता चल जाए कि आसपास किस तरीके की एक्टिविटीज चल रही है। तो ये एक एक्साइटेबल सेल्स है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है। अभी हम समझेंगे कि पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर एक बार इसका डायग्राम बना देता हूं, ताकि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर मान लीजिए मैं बना रहा हूं ये एक्सोन की लेयर, एक्सोन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके आगे इस तरफ साइटोन हो गया, इस तरफ इसका क्या हो गया, नर्व एंडिंग हो गई। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इसके अंदर की जो लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो होती है पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन काफी सारे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन काफी सारे होते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इसके अलावा बाहर पॉजिटिव क्यों होता है, बाहर पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि बाहर सोडियम का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, सोडियम काफी ज्यादा होता है बाहर, और अंदर इसके पोटेशियम भी होता है। तो बाहर सोडियम ज्यादा है तो पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर
पोटेशियम भी है लेकिन कम अमाउंट में है एज कंपेयर टू सोडियम। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है यहाँ पर, तो इसकी जो इनर लेयर होती है वो होती है नेगेटिव, और जो आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो होती है पॉजिटिव। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट या फिर रेस्टिंग पोटेंशियल। मेम्ब्रेन की इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर पोलराइज्ड कंडीशन, जब कोई भी नर्व इंपल्स इसके पास नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर हम इसको आगे समझते हैं। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल है, मेम्ब्रेन्स इसकी पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड स्टेट हम उसको बोलते हैं जब ये अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है, जब कोई भी नर्व इंपल्स इसके पास में पहुंचता नहीं है। इसी को हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो आयनिक डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो इस टाइम पे जो हमारा न्यूरॉन है वो क्या है, पोलराइज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है। अभी हम समझने वाले हैं इस डायग्राम के हेल्प से भी उसको। ठीक है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ये कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। सोडियम मतलब अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग चीजों को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं चैनल्स। ठीक है, ये चैनल्स क्या करते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, चीजों को अलग अलग, जैसे सोडियम चैनल है तो वो सोडियम को ही भेजेगा, पोटेशियम चैनल है वो पोटेशियम को ही आगे भेजेगा। ठीक है, जब न्यूरॉन किसी भी तरीके की कंडक्टिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन, जैसे ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई। ठीक है, उस केस में एक्सोन टर्मिनल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम इसके अंदर आ जाता है। और सोडियम के लिए क्या है, नियरली इम्परमिएबल है, तो सोडियम बाहर ही रहता है। इसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है जो ऑलरेडी एक्सोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, एक्सोन के अंदर जो सब्सटेंस है उसको बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे ही एक्सोन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। बात समझ में आ गई हमें यहां तक? ठीक है सर, आपने ये बोला कि जब कोई नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड कंडीशन में एक्सोन के अंदर की जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाला पार्ट इसका नेगेटिवली चार्ज होता है और बाहर वाला पार्ट इसका पॉजिटिवली चार्ज होता है। रीजन बीइंग अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है और इसके अलावा बाहर जो है सोडियम आयंस जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा अंदर पोटेशियम आयंस भी ज्यादा है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और इसके अंदर का जो सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, ठीक है भाई। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब देखो, हमने ये बोला कि अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर सोडियम ज्यादा। क्या नर्व सेल इसको मेंटेन करके रखती है? जी हाँ, इसको मेंटेन करके रखती है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या लगता है भाई, एक्सोन को यहां पर क्या करना पड़ता है, देखो एक्सोन क्या करता है, यहां पर दो चैनल्स होते हैं, सोडियम गेटेड चैनल्स एंड पोटेशियम गेटेड चैनल्स। तो क्या होता है, सोडियम जो है वो 3 बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। इस तरीके से वो मेंटेन करती है, जो एक टाइप की एक्टिव प्रोसेस है, जो एक टाइप की एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहां पर काफी ज्यादा एनर्जी लगती है इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, देखिए एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक्सोन के अंदर हाई कंसंट्रेशन में पोटेशियम है जो हम यहां पर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। इसके अलावा लो कंसंट्रेशन में सोडियम भी है। तो अंदर पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम काफी कम है। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है सर, इसके बाहर, एक्सोन के बाहर का जो फ्लूइड है उसमें पोटेशियम तो कम है, पोटेशियम आयन तो कम है, लेकिन सोडियम आयन काफी ज्यादा है। ठीक है, सोडियम आयन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, अंदर नेगेटिव चीजें ज्यादा, बाहर पॉजिटिव चीजें ज्यादा, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, इस आयनिक ग्रेडियंट की वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वो मेंटेन की जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया कि सेल इसको मेंटेन कैसे करती है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इनकी हेल्प से 3 सोडियम बाहर जाके रहते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। जब भी एक बार होगा 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर, तो ऐसे ओवरऑल जो इसकी पोलैरिटी है वो बैलेंस रहती है, इस तरीके से मेंटेन होती है। ठीक है, इसके अलावा आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसकी हेल्प से हम समझते हैं, ये एक्सोप्लाज्म में मतलब एक्सोन के मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है और ये बाहर का पार्ट है। बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर क्या ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है। देखो ये
जो ब्राउन बॉल्स हैं ये सोडियम है, सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटेशियम काफी कम है, जबकि अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा है और सोडियम काफी कम है। इसके अलावा अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी काफी सारे हैं, तो इसलिए अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई और बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो हो गई पॉजिटिवली चार्ज। राइट, आई होप इतनी बात क्लियर है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। यहां पर देखना, देखिए ये एक एक्सोन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा आगे यहां पर भी थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें इसका डायग्राम अच्छे से रिलेट कर जाए, हम इसको समझ लें। मान लेते हैं हम कि इसके आगे ये क्या है, एक्सोन है। ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए यहां पर। ये इसका हो गया साइटोन। आगे चलेंगे तो यहां पर इसका क्या हो गया, ये एक्सोन टर्मिनल हो गया, इधर सिनेप्टिक नोब हो गए जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल हो गए और सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखो नर्व इंपल्स ने जैसे ही नर्व के डेंड्राइट्स ने जैसे ही नर्व इंपल्स को रिसीव किया, नर्व इंपल्स ने इसको आगे भेज दिया। एक्सोन के अंदर क्या होगा, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है हमने देखा उसको कि उसके अंदर तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, बाहर पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे ही कोई यहां पर क्या होता है, जैसे यहां पर कोई नर्व इंपल्स आती है तो होता क्या है, सोडियम चैनल्स यहां पर ओपन हो जाते हैं। क्या ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स। तो सोडियम चैनल बाहर ज्यादा थे, ये फटाफट अंदर आएंगे, इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, जो सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का होता है। सोडियम अंदर आएंगे। अब आप एक चीज बताओ कि बाहर पॉजिटिव चार्ज था ना, अंदर नेगेटिव चार्ज था, जब सोडियम अंदर आ जाएंगे तो अंदर का चार्ज बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ ज्यादा हो गए और बाहर क्योंकि सोडियम क्या थे, कम हो गए, तो अंदर नेगेटिवली चार्ज हो गया। आप ऐसे समझो इसको। अभी हमने क्या समझा, पहली कंडीशन तो थी पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड कंडीशन के हमने बोला, या इसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट जो थी वो कैसी थी भाई, सर आपने ये बोला कि एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, अंदर वाली लेयर नेगेटिवली चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब बाहर क्या ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर क्या ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है और इसके अलावा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। तो ये वाली कंडीशन तो है रेस्टिंग पोटेंशियल पे। मान लीजिए कि जब कोई नर्व इंपल्स आ जाती है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं, इसको कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। ये था रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको कहा जाता है क्या, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल का एक और नाम है, जैसे यहां पर इसका पोलराइज्ड नाम था, इसका एक और नाम है डीपोलराइज्ड कंडीशन। डीपोलराइज्ड कंडीशन, डीपोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है सर, जैसे ही यहां पर एक्शन पोटेंशियल होता है या नर्व इंपल्स आती है तो जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर से चल करके स्पीड से अंदर आते हैं, रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, अंदर क्या आ जाते हैं, सोडियम आ जाते हैं। अब अंदर क्योंकि बहुत सारे सोडियम आ गए तो ये क्या हो गई, अंदर वाली जो लेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और बाहर वाली कैसी है, वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। आई होप यहां तक हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम अंदर आएंगे, सोडियम ये अंदर आ गए, इसके अंदर अंदर आने के बाद इनर लेयर जो है वो इसकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये हिस्सा था ए। अब मान लेते हैं हम ये हिस्सा, इसके आगे का एक और हिस्सा हमने देखा बी वाला पार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जो सोडियम यहां से आए थे, ठीक है, आगे वाला हिस्सा अभी भी कैसा है, अंदर से नेगेटिवली चार्ज है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, सोडियम यहां से आगे जाएगा, सोडियम यहां से आगे जाएगा, इस वाले पार्ट को अंदर से क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा और यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, ए वाले पार्ट पे अंदर से क्या हो गया, पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है सोडियम की वजह से था, सोडियम इधर जाएगा आगे और यहां से बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो ए वाला हिस्सा था, जो पोलैरिटी ए की थी वो आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से ए वाला हिस्सा बी पे चला गया। ठीक है, और बाहर से देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो पहले अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव, फिर दोबारा में क्या हुआ, डीपोलराइज के कंडीशन में अंदर अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। फिर तीसरी एक और कंडीशन आती है जिसके अंदर वापस से पहले जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के अंदर रीपोलराइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा,
फिर से अंदर की तरफ तो क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ वापस से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये ऐसे आगे चलते चलते अंदर से तो अंदर की तरफ ए से बी चलेगा और बाहर की तरफ बी से ए चलेगा। इस तरीके से चलते चलते ये पूरे के पूरे एक्सोन की जो लेंथ है उसके अंदर पूरा नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, अंदर वाली स्टेट इसकी नेगेटिवली चार्ज थी जिसको हमने बोला पोलराइज्ड, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर हो गया, मतलब बाहर तो पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज, और इस कंडीशन को हम रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये ए वाला जो पार्ट है ये पहले अंदर से नेगेटिवली चार्ज था, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ही सोडियम अंदर आए तो ये अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर से नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये हिस्सा ए से बी तक भी आगे ट्रांसफर होगा, है ना। और क्या होगा, बी वाला पार्ट अब यहां पर उल्टा हो जाएगा। बी के अंदर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी वाला अभी तो बाहर से पॉजिटिव अंदर से नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही सोडियम आयंस इधर जाएंगे ये अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव हो जाएगा, और ए वाला कंडीशन जो है रिवर्स हो जाएगा। देखो अब ये चीज डिटेल में यहां पर दी हुई है, अच्छे से लाइन बाय लाइन चीजें समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो आप लोग क्यूरियस होंगे इस बात को जानने के लिए कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है नर्व इंपल्स के जेनरेशन का एंड उसका आगे ट्रांसमिशन का। ठीक है भाई, जब भी कोई एक स्टिमुलस आता है किस साइट के ऊपर, नर्व की साइट पे, नर्व की कौन सी साइट, न्यूरॉन की कौन सी साइट, डेंड्राइट से वो रिसीव करता है, डेंड्राइट से रिसीव करने के बाद वो आगे देता है साइटोन को, और साइटोन आगे पहुंचाता है एक्सोन के पास, यूं कहें एक्सोन साइटोन से लेकर के आगे भेजता है। ठीक है, बात सर समझ में आ गई। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो होती है, उस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के पास वो आएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल साइट ए के ऊपर आता है, इस हिस्से पे आता है साइट ए के ऊपर, ये फ्रीली परमिएबल होती है सोडियम आयन के लिए। जैसे ही नर्व इंपल्स आएगा सोडियम आयन भर भर के अंदर आ जाएंगे, रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का, बाहर से अंदर आएंगे। हमें पता है सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे तभी तो बाहर पॉजिटिव थी, अब सोडियम आयन क्योंकि अंदर आ जाएंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा बाहर नेगेटिव एंड अंदर पॉजिटिव ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। सर बात समझ में आ गई। अब इसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो चुकी है, तो इसके लिए इस वर्ड को हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड डीपोलराइज्ड कंडीशन। जब यहां पर पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, बाहर नेगेटिव चला गया अंदर पॉजिटिव आ गया, तो क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड। पोलैरिटी अब रही नहीं, डीपोलराइज्ड हो गई। ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हमें क्या देखने को मिला, साइट ए के ऊपर पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब यहां पर जो पोलैरिटी रिवर्स हुई है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसका एक और नाम है नर्व इंपल्स। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल यहां पर हुआ है उसको हम नर्व इंपल्स के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स। ठीक है, अब देखो 8 साइट्स इमीडिएटली अहेड, इसके जस्ट आगे वाली साइट है, मतलब जो बी वाली साइट है वो कैसी है, अभी तक तो वो अंदर से सर नेगेटिवली चार्ज थी, राइट, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज थी, लेकिन अंदर एक करंट फ्लो करेगा जिससे इनर सरफेस साइट ए से बी जाएगा, मतलब ए से बी करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन, ए से बी साइड पे चला गया करंट। ठीक है, और बाहर वाला जो है ये बी टू ए है, सोडियम आयन यहां से जाएगा यहां से बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया, एक पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट ऑफ करंट फ्लो। और पोलैरिटी इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी, मतलब पहले ए वाले पे रिवर्स हुई थी फिर वापस से पहली जैसी हो गई, अब बी वाले पे रिवर्स हुई है वापस से पहली जैसी हो जाएगी, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, अंदर से ए से बी जाएगा और बाहर बी से ए जाएगा। क्लियर बात, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एक्शन पोटेंशियल अब बी पे आ गया, और जब ये बी पे आता है तो ए वाला कैसा हो गया, वापस से रीपोलराइज हो गया, इस पे वापस से अंदर कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए, बाहर कैसे हो गए, पॉजिटिव चार्ज। द इंपल्स जो एक्शन पोटेंशियल है जो साइट ए के ऊपर बना था वो अब साइट बी पे आ गया, और इस तरीके से सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा, और एक्सोन की पूरी लेंथ तक इंपल्स कंडक्ट होती जाएगी, या आगे चलता जाएगा ऐसे। तो एक एक्सोन में लास्ट तक वो जो चला जाएगा वो जाएगा एक्सोन टर्मिनल के ऊपर या नर्व एंडिंग के ऊपर, राइट। इसकी वजह से देखो क्या होता है, स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम, यहां पर क्या होगा, सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जो काफी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। सोडियम की परमिएबिलिटी के जस्ट बाद में, सोडियम जैसे इन्फ्लक्स हुआ उसके जस्ट बाद में पोटेशियम क्या करेगा,
पोटेशियम चला जाता है बाहर। ठीक है, सोडियम गया अंदर, पोटेशियम गया बाहर। ये कब हो रहा है? जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, अब के क्या करेगा? बाहर चला गया और रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल। वो क्या करता है? फिर से कोशिश करता है रेस्टिंग पोटेंशियल की, लेकिन हमें तो चाहिए सोडियम अंदर, राइट? सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर। हो गया क्या? उल्टा। ठीक है भाई, पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। और इस तरीके से एक बार फिर से स्टिमुलेशन को लेने के लिए ये तैयार हो जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि एक एक्सोन के अंदर या एक न्यूरॉन के अंदर तो पूरा का पूरा नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर किस तरीके से ट्रांसफर होगा? देखिए, मान लीजिए ये एक नर्व एंडिंग का लास्ट वाला पार्ट है सिनेप्टिक नोब। हमने पढ़ा था कि सिनेप्टिक नोब के अंदर एक बल्ब लाइक नर्व एंडिंग के अंदर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे वेसाइकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स फील्ड होते हैं जिसको बोलते हैं हम क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं उस गैप के अंदर जो नर्व सेल के, दो नर्व सेल के बीच का गैप है। ठीक है, उस नर्व उसके गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये केमिकल्स आगे रिलीज हो जाएंगे। इन केमिकल्स को कौन रिसीव करेगा? जो अगले वाला न्यूरॉन की डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये वाले, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे। ये रिसेप्टर्स रिसीव कर लेंगे उन न्यूरोट्रांसमीटर्स वाले केमिकल्स को, सिग्नल्स को। तो ये इस तरीके से केमिकल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसफर होता है नर्व इंपल्स। आगे बात समझ में? देखो, दो न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन मतलब एक का डेंड्राइट है, फिर उसका साइटोन है, फिर एक्सोन है। तो एक न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरे अगले वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, कुछ गैप होगा, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स के अंदर यहां पर तीन पार्ट इंक्लूड होते हैं। एक तो पहले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, पहले वाले न्यूरॉन को हम यहां पर बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, सिनेप्स से पहले वाला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अगला वाला जो न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो उसकी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो गैप है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब स्पेस, खाली जगह। तो इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स इज द गैप, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा भाई। सिनेप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिनेप्स इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स: प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। रिसेप्टर्स कहां लगे होंगे? सर रिसेप्टर तो अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर लगे होंगे, क्योंकि उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करना है? रिसीव करना है। तो यहां से ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा हमारा नर्व इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। यहां पे कुछ टाइम के लिए केमिकल्स में ये कन्वर्ट होगा, आगे जाकर के फिर इलेक्ट्रिकल कंडीशन अपनी अपना लेगा। ठीक है भाई, देखो जी, अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एनसीईआरटी की हेल्प से। नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन। इन दोनों के जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स यहां पर दो मेम्ब्रेन होंगी। सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन्स। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये होता है तो ये केमिकल फॉर्म में आगे जाएगा। अगर ये मान लीजिए गैप है ही नहीं तो डायरेक्ट टच है। जब दो वायर आपस में टच होंगे तो डायरेक्ट करंट पास हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहां से जो जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज आया था, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी चला जाएगा अगले वाले न्यूरॉन में भी। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के सिनेप्स होते हैं बेस्ड ऑन, अगर मान लीजिए डायरेक्ट टच में है तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हो गया। अगर दोनों न्यूरॉन आपस में डायरेक्ट टच में है तो ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हो गया। अगर ये डायरेक्ट टच में नहीं है तो ये केमिकल सिनेप्स हो गया, जिसके अंदर केमिकल्स की फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में आगे मैसेज जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की जो मेम्ब्रेन है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वो काफी ज्यादा क्लोज होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब डायरेक्ट टच में है तो बीच में सिनेप्टिक सिनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा ही नहीं, बीच में गैप ही नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट काफी ज्यादा स्पीड से डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से जब क्या होगा? इंपल्स ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होगा तो ये बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर है किसके? एक एक्सोन के अंदर जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर हो रहा था। दो न्यूरॉन आपस में इतने टाइटली बाउंडेड है जिसके अंदर बीच में गैप ही नहीं है। तो जिस तरीके से न्यूरॉन का जिस तरीके से एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफर होता हुआ आ रहा था, नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होता हुआ आ रहा था, वो तो उसी तरीके से होगा। अगर बीच में गैप है
तो इन केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्नेप्स हमेशा फास्ट होंगे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस हमेशा फास्ट होंगे एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स, लेकिन हमारे केस में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस काफी ज्यादा कम है। और कौन से ज्यादा हैं? केमिकल सिनेप्स। आई होप यहां तक हमें बात समझ में आ गई है। अब जो केमिकल सिनेप्स हैं वहां पर देखो, जो मेम्ब्रेन है प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, वो सेपरेटेड है और उनके बीच में एक गैप होता है जिसमें एक फ्लूइड फील्ड होता है और उस गैप को कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये जो गैप है जिसके अंदर एक केमिकल्स हैं उसको कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप को कहा जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो किस तरीके से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे नर्व इंपल्स जो है ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर केमिकल्स फील्ड हैं, इन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां पर हेल्प करते हैं, क्या करते हैं? इन गैप्स को फिल करने का काम करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे इंपल्स की एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। आई होप यहां तक समझ में आ गई बात। जो एक्सॉन टर्मिनल है उसके वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। वे जब भी कोई एक इंपल्स यहां पर इसकी मेम्ब्रेन पे आ जाती है, राइट, तो वेसाइकल्स क्या करते हैं? वेसाइकल्स आगे जाते हैं, मेम्ब्रेन रप्चर होती है, वेसाइकल्स यहां पर रिलीज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद में, रिलीज होने के बाद में इस गैप को फिल कर देते हैं। बात आ गई समझ में? आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो कि कहां जाएंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जाएंगे। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाएंगे जो कहां पर प्रेजेंट है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, इस बाइंडिंग के साथ में कुछ आयन चैनल्स यहां पर ओपन होते हैं और वो आयन चैनल्स की हेल्प से अंदर इसमें एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से एक न्यू पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, अब हो सकता है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हो सकता है या तो वो फास्ट कर देने वाले होंगे, है ना, या तो हो सकते हैं वो एक्साइटेटरी हो या हो सकता है इनहिबिटेटरी हो। जो नया पोटेंशियल बना है हो सकता है वो एक्साइटेटरी हो या वो कैसा हो? इनहिबिटरी। हो सकता है वो आगे चल करके फास्ट कर दे नर्व इंपल्स को या हो सकता है स्लो भी कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, ब्रेन वाला पार्ट जो हम बचपन से ही समझते आ रहे हैं कि ब्रेन के अंदर ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से वो इतने अच्छे से काम कर पाता है। न्यूरॉन्स इसमें कहाँ कहाँ है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए सर बढ़ते हैं। देखो जी, ब्रेन हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये ह्यूमन ब्रेन, हमारी ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। जो ब्रेन है ये हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए मेन ऑर्गन है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जैसे एक्ट करता है, कमांड देता है, कंट्रोल सिस्टम बनाता है। और ये हमारी बॉडी में जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ द बॉडी है, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स का फंक्शन है, जैसे लंग्स है, किडनी है और हार्ट है, इन सब को कंट्रोल भी यही करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, वो मेंटेन करने का काम भी भाई इसी का है। इसके अलावा जो हमें भूख लगती है, जो प्यास लगती है, और हमारा जो सर्केडियन साइकिल होता है 24 घंटे का, मान लीजिए किसी दिन आप 12 बजे सो रहे हो, 5-6 दिन 12 बजे तक सोते जाओ, आपको 12 बजे नींद आएगी। आप लंच करने लग जाओ 1 बजे, डेली 1 बजे लंच करो, आपको 1 बजे भूख लगने लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो 24 घंटे का हमारा पूरा का पूरा साइकिल है, ये रिदम को कौन मेंटेन करता है? फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? वो भी ब्रेन करता है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी ये फंक्शनिंग है सब ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ह्यूमन बिहेवियर है, उन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। आप देखना कई बार मूड खराब होता है, किसी ने कुछ कह दिया और टेंशन हो गई तो हमारा मूड खराब रहेगा, बिहेवियर सही नहीं रहेगा। या कुछ अच्छी चीज हो गई, कोई एक ऐसी चीज जो हम चाहते थे, ऐसा खिलौना मान लीजिए या कोई भी चॉकलेट वगैरह मान लीजिए, अगर वो आपको मिल जाती तो मूड अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा हो गया तो हमारा बिहेवियर अच्छा। तो ये सब ब्रेन से हमारा कनेक्टेड है। इसके अलावा ये हमारी बहुत सारी प्रोसेसिंग साइट का भी हिस्सा है,
जैसे कि जो देखने में हेल्प करता है, हियरिंग में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, मेमोरी रखता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है और हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है। ये सारा का सारा ब्रेन के अंदर है। लेकिन ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या करता है वो अब हम अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बोनी बॉक्स के अंदर कंट्रोल प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्कल, या हिंदी में कहा जाता है खोपड़ी या कपाल। ठीक है, इसको स्कल भी कहा जाता है, क्रेनियम भी कहा जाता है। सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड स्कल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम। ठीक है, स्कल के अंदर ब्रेन जो होता है वो क्रेनियल मेनिंग से कवर्ड होता है। मेनिंग्स क्या चीज है सर? मेनिंग्स ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जो ब्रेन के ऊपर कवर्ड होती है, जो उसको फ्रिक्शन से बचाती है। इन मेनिंग्स के अंदर 3 मेनिंग्स आती है। सबसे बाहर वाली जो मेनिंग्स है उसे कहा जाता है ड्यूरा मेटर। ड्यूरा मतलब दूर, ब्रेन से सबसे बाहर वाली जो लेयर है, दूर है वो ब्रेन से सबसे, तो उसको कहा जाता है ड्यूरा मेटर। बीच वाली को कहा जाता है एरेक्नोइड, सबसे पास वाली को पायामीटर। पी फॉर पास, पी फॉर पाया। सबसे ब्रेन के पास जो मेम्ब्रेन है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, सबसे पास वाली लेयर ऑफ ब्रेन मेनिंग्स का क्या नाम है? पायामीटर। सबसे बाहर वाली ड्यूरामीटर। दोनों के बीच में एरेक्नोइड। एरेक्नोइड काफी पतली होती है। एंड इनर लेयर विच इज कॉन्टेक्ट विद, ये हो गया हमारा, हाँ, मिडल लेयर, थिन मिडल लेयर, इसका नाम एरेक्नोइड है। सबसे पास वाली होती है पायामीटर। अब जो पायामीटर है ये क्योंकि ब्रेन से सबसे ज्यादा पास में है तो ये ब्रेन से क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है, ब्रेन टिश्यू के साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है, तो ये क्या है? डायरेक्ट टच में है। ठीक है सर। अब ब्रेन को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है इसका ये है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब सामने वाला ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला ब्रेन। ठीक है, यहां पर ये ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वन बाय वन करके समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए जी, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यहां पर देखते हैं, यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये तो है सेरिब्रम, दिखाई दे रहा है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम इसको बीच से काट दें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के अलावा ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में, ये है थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ ये पार्ट जो है हमारा, ये है हाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है। तो सेरिब्रम, ये सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इस तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर के कॉमनली हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ठीक है भाई, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, फोर ब्रेन हमें समझ में आ गया। ठीक है जी, सेरिब्रम मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का, सबसे ज्यादा पार्ट जो है सेरिब्रम में कंट्रोल किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है, एक डीप क्लेफ्ट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डीप क्लेफ्ट होती है, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहां पर बीच के अंदर एक नर्व फाइबर की एक ट्रैक होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। यहां पर इस हिस्से पे दोनों के दोनों राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर किससे कनेक्ट होते हैं? नर्व फाइबर की एक ट्रैक होती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है जी, अब देखो यहां पर ये जो हमने सेरिब्रम की बात की है, इस सेरिब्रम के ऊपर कुछ लेयर्स होती है सेल्स की, कुछ लेयर होती है सेल की जो यहां पर प्रेजेंट होती है इसके क्लोज कॉन्टेक्ट पे, जिसकी वजह से यहां पर इसका जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है हमें? ग्रे कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोन और सेल बॉडी ऑफ द सेल। देखो इसको ध्यान से समझना, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कोर्टेक्स। यहां पर इस पूरे पार्ट के ऊपर कुछ लेयर्स होती है सेल की जो कवर करती है इस पार्ट को, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स। ठीक है भाई, सो सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर काफी ज्यादा फोल्डिंग्स हमें दिखाई देती है भाई, ब्रेन का ये पार्ट ज्यादा है, काफी ज्यादा फोल्डेड होता है, तो सेरिब्रल कोर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड, इसके अंदर काफी ज्यादा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है
और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो कलर है वो ग्रेइश दिखाई देता है। ये ग्रेइश क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सर इसके अंदर जो है साइटोन के सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं और साइटोन के सेल बॉडीज का कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से ये हमें कैसा दिखाई देता है सर? ये हमें इसलिए ग्रे कलर का दिखाई देता है। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या काम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सेंसरी एरियाज होते हैं, तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आती है वो वहां पर प्रोसेस होती है। इसके अंदर सर मोटर एरियाज भी होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन को हमें सीएनएस से बॉडी ऑर्गन्स तक भेजने होते हैं वो मोटर न्यूरॉन उसको लेकर के जाता है फ्रॉम मोटर एरिया। तो सेंसरी एरिया हो गए, मोटर एरिया हो गए। कुछ लार्ज एरिया ऐसे होते हैं जो ना तो सेंसरी है, जो ना मोटर है, उन दोनों को हम क्या क्या बोलते हैं? उनको एसोसिएशन एरिया, जो सेंसरी एरिया को मोटर एरिया से जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंटर सेंसरी एसोसिएशंस होती हैं जो मैंने आपको बताया, दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। यहां पर कुछ फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट होते हैं जो माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं, माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं, और ये इसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, यहां वाला पार्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने बोला था सेरिब्रल कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट बनाता है जो ग्रे दिखाई देता है, अंदर वाला पार्ट क्या है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर का होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन इट अपीयर्स व्हाइट। बाहर वाला ग्रे कलर का है, अंदर वाला व्हाइट कलर का है। ग्रे कलर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ साइटोन ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्रे कलर आता है। व्हाइट कलर किसकी वजह से आता है? व्हाइट कलर इज प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सोन की वजह से कलर कैसा आएगा भाई? सर कलर आएगा उसका कैसा? व्हाइट, ओपेक व्हाइट अपीयरेंस आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो यहाँ वाला जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। अंदर वाला जो व्हाइट पार्ट है उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। आगे बढ़ा जाए, अब बात करते हैं सेरिब्रम जो है, ये सेरिब्रम पूरा का पूरा जिसके ऊपर रेब्ड है, उस रेब्ड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग की। सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी मैसेज को सेंसरी बॉडी पार्ट से लेकर के दिमाग में लेके जाएगा, सीएनएस में लेके जाएगा, और जो हमारे बॉडी से, जो हमारे ब्रेन से मैसेजेस आएगा ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक, वो मोटर न्यूरॉन लेकर के आएगा, लेकिन मोटर एरिया से लेकर के आएगा। तो जो हमारा प्यारा थैलेमस है, ये वाला हिस्सा, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। इसके अलावा इसके जस्ट नीचे एक इंपॉर्टेंट पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस मतलब थैलेमस। तो थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा जो है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। हाइपोथैलेमस हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, हमारे थर्स्ट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके अपने पास में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है जो स्पेशलाइज्ड हार्मोन सिक्रिएट करती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स। और ये न्यूरो हार्मोन्स क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सर हमें यहां तक बात समझ में आ गई। जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है हाइपोथैलेमस की, वो सिक्रिएट करती है हार्मोन को, जिसे हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी ईटिंग को, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, या यूं कहें भूख, हंगर या प्यास, थर्स्ट को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ डीप स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे अमिगडेला, हिप्पोकैम्पस। ये एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस आपस में मिलकर के हाइपोथैलेमस के साथ में हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करती है, हमारे इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है, जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग मतलब गुस्सा, और फियर। ये सभी कंट्रोल किसके द्वारा होंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पर हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे बाहर वाला पार्ट, ये मेन पार्ट तो हो गया हमारा सेरिब्रम। ये जो ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर हमने बताई, ये हो गई हमारी
क्या, कॉर्पस कैलोजम। इसके अंदर ये वाला पार्ट हो गया थैलेमस, जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है। हाइपोथैलेमस, जिसके बहुत सारे रोल है, भूख प्यास को कंट्रोल कर रहा है ना। इसके अलावा ये खुद न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस के साथ मिलकर के सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, मूड्स हैं, जैसे एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, गुस्सा है, फियर है, उन सबको कंट्रोल भी यही करता है और मोटिवेशन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। देखो मिड ब्रेन वाला जो हिस्सा होता है, ये तो हो गया हमारा पहले फोर ब्रेन, ठीक है, ये फोर ब्रेन हो गया पूरा। मिड ब्रेन देखो बस यहाँ पर है। मिड ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर एक केनाल होती है जिसको सेरिब्रल एडिक्वेट कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो डोर्सल एरिया है, ये वाला यहाँ, ये वाला पोर्शन जो है इसका, इसके अंदर कुछ स्वेलिंग्स होती है, 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है, 4 लोब्स होते हैं, जिनको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हमारे लिसनिंग में हेल्प करता है और स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन का मतलब पीछे वाला ब्रेन। पीछे वाला ब्रेन में देखो कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे। एक तो आ गया हमारा पोन्स, एक आ गया हमारा सेरिबेलम, और एक आ गया हमारा मेड्यूला। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, जिसमें देखो एक एक करके समझते हैं। पोन्स, सेरिबल, मेड्यूला। मेड्यूला का पूरा नाम मेडुला ओब्लोंगेटा है। यहाँ पर पोन्स का क्या काम होता है, पोन्स जो है फाइबर्स अपने पास में फाइबर ट्रैक होता है जो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन के। तो पोन्स वाला जो पार्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है ब्रेन के, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। सेरिबेलम आप देख लो, सेरिबेलम के अंदर हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये काफी ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है, काफी ज्यादा कोइल्ड है, ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स जो है वो इसके अंदर आ पाए। इसके अलावा सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है और हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज को, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मान लीजिए आप सीधे चल रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, इन सब बैलेंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारे सेरिबेलम की। सेरिबेलम, बेल वर्ड आ रहा है बैलेंस से रिलेटेड, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये हो गया सेरिबेलम, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल सके न्यूरॉन्स को यहाँ पर। मेडुला जो है, आगे मेडुला क्या कर रहा है, ये कनेक्टेड होता है स्पाइनल कोड से। सो मेडुला इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। मेडुला के अंदर रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रिएशंस, ये कुछ नॉन वॉल्यूंटरी कंट्रोल किसके हाथ में होते हैं, मेडुला के। सो मेडुला कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्शंस और गैस्ट्रिक सिक्रिएशंस। गैस्ट्रिक मतलब हमारे स्टमक के अंदर जो सिक्रिएशंस होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, जो गैस्ट्रिक जो जूस है पूरा उसका, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ऐसे ये लंबा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्रेन स्टेम किस किस का बना होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर एक तो आ जाएगा मिड ब्रेन, एक आ जाएगा पोन्स, पोन्स, और एक आ जाएगा आपका स्पाइनल कोड। तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ओके। क्या क्या आ जाएगा, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये मिलकर के क्या बनाएगा, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम देखो किसको कनेक्ट कर रहा है आगे, ब्रेन स्टेम आगे किसको कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कोड के साथ। सो ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बीच में कौन आएगा, कौन कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, कौन बन रहा है, ये हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन आ गया, मिड ब्रेन आ गया, पोन्स आ गया, मेडुला। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, क्योंकि देखो सेरिबेलम तो यहाँ पे अलग हो गया, ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला मिलकर के बनाते हैं क्या, ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम ब्रेन को और स्पाइनल कोड को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सो आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ऐसे बहुत सारे और भी हमारे वन शॉट लेक्चर्स डले हुए हैं, आप उन वन शॉट लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल, सी ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।